नमस्कार। वास्तुशास्त्र के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि जो वायव्य कोना होता है, वायु का कोना, उसके बारे में आज मैं पूरी डिटेल दूंगा कि ये किस प्रकार से, इसका क्या लाभ है, क्या करने से लाभ होगा, क्या करने से हानि होगी, किस प्रकार से हानि होगी, किस प्रकार से लाभ होगा, इसका पूर्ण लाभ किन किन बातों के लिए, किन किन आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है, इसके कोना कटने से क्या हानि होगी। इन सभी विषयों को आज मैं लेते हुए अपने एपिसोड को मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चलो प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि एक मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा एक ज़मीन है, भूमि है, और उसमें हमें ये वायु कोना है, वायु कोना है। यहाँ पर चंद्रमा है। ये जो यहाँ पर हमारे चंद्रमा हैं, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये जो चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, और जिस समय हम कुंडली बनाते हैं तो जब उसमें ये पूछा जाता है कि माता से हमारे इनका संबंध कैसा रहेगा, तो उसको क्या करते हैं कि तुरंत हम चंद्रमा का जो स्थान होते हैं, जो राशि होती है, वहाँ से उसको लग्न कुंडली वहीं से बना करके, जिस जगह पर चंद्रमा है उसी की लग्न कुंडली बना करके फिर उसका विवेचन करते, तो उससे माता के संबंध की जानकारी हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब है, चंद्रमा जो होता है वो माता का भी प्रतीक होता है, हमारे मन का प्रतीक होता है, और सूर्य होते हैं वो पिता के प्रतीक होते हैं और कीर्ति के प्रतीक होते हैं। तो इससे इन बातों को ध्यान रखेंगे मोटा मोटा, एक तो मन से और दूसरी माता से। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि चूँकि चंद्रमा हमारे मन के प्रतीक हैं, तो हिंदू धर्म में वैसे चंद्रमा की पूजा नहीं है, और अगर जो चंद्रमा की पूजा करें तो बहुत सारा लाभ होगा। मुस्लिम लोग ज़्यादा करते हैं, तो इससे चंद्रमा से हमारा मन का संबंध जुड़ा होता है। यदि चंद्रमा का कोना कट भी जाएगा तो वो सीधे हमारे मन पर असर डालेगा। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि जो वायु क्षेत्र होता है वो चलता हुआ माने स्थिर नहीं होता है, क्योंकि वायु कभी भी रुकती नहीं है और वो हमेशा चलायमान रहती है, और चलायमान रहने पर ही उसकी महिमा है। वायु बंद हो जाए तो सबको समस्याएं होती है। पंखा यदि हम घर में चलाते हैं तो इसीलिए चलाते, जो स्थिर वायु है उसको गतिमान किया जाए, तो ये गतिमान होती है वायु। तो इसलिए ये जो कोना होता है हमारे लिए हुनर का भी कोना होता है। इससे जितने भी है सब हुनर यहीं से निकलते हैं, क्योंकि मन का प्रतीक होता है, और ये मन का प्रतीक होने से ये मन को प्रबल कर देता है, और इससे कि हमारा हुनर इससे ज़्यादा खिल करके आते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर जो किसी व्यक्ति को डिप्रेशन की समस्या हो, या बच्चा ज़्यादा डरपोक हो, या उसका पढ़ाई में मन ना लगता हो, तो उसको चाहिए है कि वो चंद्रमा का दर्शन कराते रहे। यदि बच्चा खिन्न ज़्यादा होने लग जाए तो चंद्रमा का दर्शन कराने से क्या होगा कि वो बच्चा प्रसन्न रहने लग जाएगा, क्योंकि मन का चंद्रमा से सीधा संपर्क है। और अगर जो चंद्रमा का दर्शन करेंगे तो उससे हमारा मन प्रसन्न रहेगा। तो यदि बच्चा डिप्रेशन की समस्या में हो गया हो तो उससे हम चंद्रमा का दर्शन कराना उससे प्रारंभ कर दे। तो कहने का मतलब जो चंद्रमा का संबंध है सीधे हमारे मन से है। और इस वायु क्षेत्र को या वायव्य क्षेत्र को हम मेहमान खंड कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति रुक बहुत कम पाता है, चाहे घर में रहे चाहे कहीं भी रहे। यदि हम किराए पर कमरा देंगे तो इस जगह पर जो कमरा होगा वायु क्षेत्र में, तो उस वायु क्षेत्र के कमरे में साल में कम से कम 3-4 किराएदार बदल ही जाएंगे, अपने आप छोड़ छोड़ के भाग जाते, क्योंकि ये कमरा कभी रुकने ही नहीं देता, ये हमेशा चलायमान रखता है। तो इसलिए ये मेहमान खंड भी कहा जाता है। और ये एक बात और है, अगर जो हमारे घर का वास्तु कई जगह से बिगड़ा हो,
और घर का स्वामी यदि यहाँ पर सोता है, अगर जो यहाँ पर बेड लगा के घर का स्वामी सोने लग जाए और घर का और वास्तु बिगड़ा हो, थोड़ा जन्म कुंडली में भी यदि कोई थोड़े वो दोष हों और ये अच्छे कर्म ना करने वाला व्यक्ति हो, तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है, ये और इससे समस्या होती है। तो इसलिए ये जो होता है हमारे मन का कारक होता है। आगे जब हम इसके कोने कटे का वर्णन करूँगा तब इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊँगा। अब मैं इसमें बताना चाहूँगा कि यदि हम रसोई देते हैं तो क्या होगा। तो हम क्या करें, यदि हम इसको यहाँ रसोई दे दें, जैसे ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, तो इसमें एक ही बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें रसोई हमेशा दक्षिण मुखी रहेगी, पश्चिम मुखी, क्षमा चाहूँगा, पश्चिम मुखी ही रसोई रहेगी। इसमें हम उत्तर मुखी रसोई नहीं बना सकते। जैसे कि हम अग्नि कोने में यहाँ पर हम बनाते हैं रसोई, तो वो पूर्व मुखी बनाते, तो यहाँ पर हम चूल्हा दे करके महिला को यहाँ खड़ी करके पूर्व मुखी कर देते हैं और यहाँ सिंक वगैरह दे देते हैं, तो यहाँ सिंक हो जाती। तो इसमें यहाँ पर हमें देना है पश्चिम मुखी, उस सिंक यहाँ देना है। तो इस प्रकार से हम इसमें रसोई बना दें। रसोई के बारे में कुछ लोगों का मत ये है कि रसोई कहते हैं अरे तुमने वायु में रसोई दे दी, जबकि उससे कोई दोष नहीं लगता है। जिस समय हम ब्याह मिलाते हैं तो ब्याह मिलाने में जब ये तत्व मिलाए जाते हैं कि ये अग्नि तत्व का है या वायु तत्व का है, इसका कौन सा तत्व प्रधान है, तो जब हम ब्याह मिलाते तो लड़के का यदि वायु तत्व है और लड़की का अग्नि तत्व है तो हम एक दूसरे से मिला देते, क्योंकि ये इन दोनों में आपस में मित्रता होती है। क्योंकि वायु अग्नि जो होती है वो बिना वायु के कभी भी चल ही नहीं, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम हिंदी में प्राणवायु कहते हैं, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती ही है। चूँकि ये अग्नि को हवा की आवश्यकता होती है और यहाँ पर हवा का क्षेत्र है, तो यहाँ से यदि हम यहाँ पर दे देंगे तो उसमें कुछ भी परेशानी नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखना है कि उस रसोई को हमेशा पश्चिम मुखी बनाएंगे। कुछ लोग क्या करेंगे कि इसी रसोई को कहेंगे अरे तुमने इसमें ये वायु में क्यों बना दिया, आप इसी वायु के कमरे में दूसरी जगह बना सकते हो। पूछा कहाँ, इसी कमरे के हम मतलब अग्नि कोने में रसोई बना सकते, इसी कमरे के अग्नि कोने में, तो इसी कमरे का अग्नि कोना ये बना उसके उनके हिसाब से, और हम यहाँ बना सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वे कहेंगे नहीं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्यों है गलत, इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये जो जब हम इस प्रकार से हम 3 भागों में ऐसे विभाजित करेंगे तो ये क्या है, और इसको ऐसे से कर देंगे और ये ऐसे से कर देंगे, तो इसमें जो ये बीच का हिस्सा निकला है, तो इसको मान लो यहाँ से ज़्यादा हो गया तो ऐसे करके ऐसे जो निकलेगा, तो ये जो ब्रह्म स्थान निकला है, तो ये जो ब्रह्म स्थान है, तो इस ब्रह्म स्थान में हमने रसोई यदि दे दी तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। हम ब्रह्म स्थान में कभी भी रसोई नहीं दे सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर वास्तु के आधार से कभी किसी भी कमरे का अग्नि, और जैसे पूरे घर का जो वो होता है अग्नि और वायु और ये सब होते हैं नैऋत्य, तो हम एक कमरे के में वो हम हिसाब नहीं लगा सकते, अन्यथा हमारे वास्तु का सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए हम इसमें कभी भी ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पर रसोई देते हैं तो यहाँ बड़ी आसानी से हम रसोई दे सकते हैं, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। अब इसमें क्या है कि अग्नि से दोनों इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के मित्र हैं, और मित्र होने पर मित्र के घर में हर व्यक्ति रह सकता है, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो इसलिए जब मित्र के घर में हम रह सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है, तो मित्र के घर में यदि हम अग्नि को बैठा देंगे तो भी हमें कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। इसलिए हमें ऐसा
बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम इस वायु कोने के अग्नि कोने में हम बना दें, ये तो सरासर गलत हो जाएगा और ये बेकार हो जाएगा। अच्छा, ये वायु के भी हिसाब से अच्छा है। ज़्यादातर वायु मैंने देखा है, हमेशा वायु, मैं तो ये कहूँगा कि लगभग 90% वायु जो चलती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। तो पश्चिम मान लो यहाँ है, पश्चिम है, और यहाँ से यदि वायु चली पूर्व की ओर तो उससे क्या है, हमारे वायु का डायरेक्शन ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। अगर जो मान लीजिए यहाँ पर रसोई दे दी और भगवान ना करे दुर्भाग्यवश किसी भी कारण वायु का एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, वो अग्नि की दुर्घटना होती है, तो उसकी सारी लौ यहाँ से हम कोई जो हम देंगे बाहर के लिए, हवा जाने के लिए जो हम देंगे, तो यहाँ से कोने से आसानी से निकल जाएगा, और यहाँ पर होगी तो भी कोने से आसानी से निकल जाएगी। यहाँ पर हम नहीं देंगे क्योंकि यहाँ से सीधे अंदर जाएगी, इसलिए यहाँ पर रसोई देने के लिए मैंने मना किया था। नैऋत्य कोने में यहाँ पर रसोई नहीं दी जा सकती, तो यहाँ से हम देंगे तो ये अंदर सीधी चली जाएगी, तो इसलिए यहाँ रसोई नहीं, यहाँ पर रसोई है, तो इससे आसानी से हवा भी निकल जाएगी। तो इस प्रकार से उसका जब डायरेक्शन होगा हवा का, तो हवा भी आसानी से निकल जाएगी, और कोई अग्निकांड होता है तो उससे भी हमें आराम से, जैसे यहाँ पर है रसोई, तो फिर कोई आसानी से वो हवा, अग्नि की हवा बाहर निकल जाती। तो इससे इस प्रकार से ये हमारे लिए लाभकारी है, कोई दिक्कत भी नहीं आती है, और बड़े आसानी से हम इसको, हम यहाँ पर इसमें वायु में आराम से उसमें बनाई जा सकती है, और बनाने के बाद इसमें हम दे सकते हैं और आसानी से उसमें बिना दोष के। इसमें एक बात और बता दें, यहाँ पर टॉयलेट भी दी जा सकती है, इसमें कोई दोष नहीं है। अब क्यों नहीं दोष है, ये हमारे समझ से अभी परे है, लेकिन इसमें दोष सच में ऐसा देखा गया कि इससे टॉयलेट देने से दोष नहीं, लेकिन इसके बारे में आगे बताऊंगा कि आखिर इसमें टॉयलेट में क्यों दोष नहीं है। इसके बारे में आगे सब जब पानी का विवरण आएगा तब उसमें मैं बताऊंगा। तो अभी मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा। अब क्या है कि अगर जो हम पानी का टैंक दे देते हैं, तो मैंने वीडियो ऐसे बना के रखी है कि हम यदि पानी का टैंक यहाँ देते हैं तो उससे हमारे घर में एकलता का योग बनता है। पानी के जैसे कि अब मैं बता दूं, एक ये है ऐसे 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 और ऐसे, और मान लीजिए कि कोई घर है 3 साइड ओपन, तो जैसे कि मान लो ये ऐसे सीधे कर दिया, ये ऐसे कर दो और ये ऐसे कर दो, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। अब ये है यहाँ पर उसने अपना घर बना लिया। तो अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पानी का टैंक यहाँ पर बना के, यहाँ पर ऐसा पानी का टैंक बना दिया, तो क्या होगा इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अगर जो हमने यहाँ पर पानी का टैंक या फिर इस कोने में ऐसे पानी का टैंक दे दिया, कैसा भी पानी, इन दोनों कोनों में यदि हमने पानी का टैंक दिया तो उसमें सबसे ज़्यादा समस्या आएगी कि हमारे शत्रु बिना वजह के बढ़ जाएंगे, पहला। दूसरा, कोर्ट के मैटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। जब कुछ अपराध नहीं करेंगे तो कम से कम नहीं तो कचहरी या थाने में जाकर के अपनी सफाई प्रस्तुत करनी ही पड़ेगी। ऐसा योग ये बनाता ही है। और क्या है कि ये एकलता का योग देता है। अब इसमें क्या होता है कि यह 15 साल बाद इसका वास्तु जागृत होता है। और इसमें क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई टॉयलेट दे दिया, टॉयलेट यहाँ पर दे दिया, अब उसकी पानी की टंकी यहाँ पर है, तो ये सारे दोष उसमें हो जाएंगे। और ये एक
साल तक तो परेशानी देगा। इसके बाद ये एकलता का योग देगा। दूसरी बात ये है कि इसमें यहाँ पर जो वायु क्षेत्र है तो इसमें जो ये जो दिया गया है तो ये टॉयलेट यहाँ बना दी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये टंकियाँ ये बनाई गई हैं ये दिक्कत देती हैं। अब इसके दोष के निवारण के लिए इसमें होता क्या है कि लड़कियों की शादी भी नहीं हो पाती है और ये शादी के लिए देर कर देता है। और कहीं बाई चांस अगर जो यहाँ से दरवाज़ा दे दिया, इस जगह से तो दरवाज़ा बना दिया गया, ऐसे दरवाज़ा यहाँ से दे दिया गया, ये अग्नि का दरवाज़ा हो गया, यहाँ पानी दे दिया, तो इसमें बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। इसमें लड़कियों की शादी नहीं होगी, जो भी घर में रहेगा वो अकेला रहेगा। दूसरी बात और बता दें कि इसमें मान लो 8 लोगों का परिवार इसमें रहने आया, धीरे धीरे क्या होगा कि इसमें 2 ही लोग रहेंगे, वो भी ऐसे लोग रहेंगे कि जो एक दूसरे से बात भी ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोग रह जाएंगे। ये एकलता का योग दे करके लड़कियों की शादी भी नहीं कराएगा और यहाँ पर सब लड़कियाँ बैठी रह जाएगी। अब इसके दोष के निवारण के लिए मैं बता दूँ तो इस दरवाजे को यहाँ से सबसे पहले तो इसका दरवाज़ा यहाँ से बंद करना चाहिए। तो हम इसका दरवाज़ा यहाँ से दे सकते हैं, तो इसको ऐसे हम यहाँ से ऐसे और ऐसे हम दरवाज़ा यहाँ से दें। दूसरी जो ये पानी की टंकियाँ हैं, मान लो यहीं पर टॉयलेट है तो उसकी ऐसे यहाँ से निकाल करके और ऐसे लाके यहाँ पर हम पानी की टंकी हम आसानी से दे सकते हैं। तो इससे क्या है कि ये जो है एक तो यहाँ से रोग का दरवाज़ा ख़त्म हो गया, दूसरा यह एकलता का योग ख़त्म कर दिया और यहाँ से कीर्ति का जो सूर्य का दरवाज़ा है वो दे दिया। तो ये दोनों दोष यहीं से समाप्त हो जाते हैं और इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसमें मान लो, अब एक बात और बीच में बताना चाहूँगा, इस प्रकार से इसका दोष निवारण हो जाएगा। अब इसके बारे में और थोड़ा विस्तार करूँ। मान लो मैंने कहा लड़कियाँ ब्याह से रह जाती हैं। अब इसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि उसके घर में लड़कियाँ है ही नहीं, लड़का है, तो क्या होगा, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि कोई ये है, अब साधारण बना करके और उसका उदाहरण देते हुए अब मैं आगे बात करूँगा। तो ये हो गया। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कि उस व्यक्ति के यहाँ पर उसने टंकी दे दी है और उसके घर में लड़का ही है, तो उसमें क्या है, लड़के का ब्याह होगा तो बहू आएगी, तो बहू जो आएगी तो वो आएगी तो वो कभी भी ससुराल में रुकेगी ही नहीं। और इसके बाद वो जब भी होगी वो एक ही बात कहेगी कि हमें सास के साथ नहीं रहना, हमें देवरानी जेठानी के साथ नहीं रहना है, हमें किसी के साथ नहीं, या फिर घर अलग लो या किराए पर रहो, पर यहाँ नहीं हम रह सकते हैं। इस प्रकार से वो ज़बरदस्ती दबाव बनाएगी और अगर जो उसकी नहीं सुनी जाएगी तो पता लगा कि वो कहीं गई, मतलब अपनी मायके चली गई और फिर उसने कह दिया कि अब वहाँ जाना ही नहीं है, तो कहो जा कर के फिर आपको कोर्ट कचहरी करना पड़े। तो कोर्ट कचहरी फिर भी उसने आपको बना दिया, तो यहाँ से कोर्ट कचहरी का भी वो योग बना करके और वो तुमसे, फिर तुम चाह रहे हो कि हमें तलाक नहीं देना, वो कह रहे कि हमें तलाक चाहिए, तो कोर्ट में आपको फिर भी खड़ा होना पड़ेगा। तो इसलिए कहने का मतलब ये कोर्ट का भी मैटर देता है और तुम्हारी दुश्मनी बन जाएगी। क्यों दुश्मनी बन जाएगी? क्योंकि जिस ससुराल पक्ष से मित्रता बनानी चाहिए तो कोर्ट में खड़ा कर ला के खड़ा किया तो आपकी मित्रता तो रही नहीं, मित्रता तो ख़त्म हो गई, तो वहाँ पर मित्रता भी नहीं रहेगी और आपको बिना मतलब की शत्रुता मोल लेनी पड़ी कोर्ट में जा कर के। दूसरी बात, वो यहाँ पर जो रहने आई थी, साथ देने आई थी, वो जा कर के अपने घर चली जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका भी योग बनता है। अब इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो हम पानी की टंकी दें तो पानी की टंकी को हम कहीं भी दे सकते हैं। पानी की टंकी के लिए मैं बताना चाहूँगा, ऊपर जो पानी की टंकी छत पर दी जाती है उसको हम कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं,
यहाँ भी दे सकते हैं, उत्तर में भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते, यहाँ भी दे सकते और यहाँ भी दे सकते। बस शर्त ये है कि कहाँ पर टंकी हम नहीं दे सकते। एक तो इन सभी जगह में हम उस जगह नहीं दे सकते जिसके नीचे या रसोई घर और बेडरूम ये दोनों आ रहे हों, और उस जगह नहीं दे सकते जो ब्रह्म स्थान होता है। ब्रह्म स्थान हमारा यहाँ पर होता है। ब्रह्म स्थान ये हमारा सूखा ही होना चाहिए, इसमें कहीं भी पानी की टंकी का कोई भी स्थान नहीं चलेगा। यदि कर दिया यदि पानी की टंकी यहाँ दे दी तो जिस समय ये ब्रह्म स्थान का वर्णन आएगा तब मैं बताना चाहूँगा। फिर भी अंत में बता दूँ, ये मृत्यु का योग बनाता है। तो अब इसको छोड़ते हुए मैं बताना चाहूँगा, यहाँ हम पानी की टंकी दे सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि इसके नीचे रसोई नहीं होना चाहिए, बेडरूम नहीं होना चाहिए। तो अगर जो बेडरूम रसोई है तो चूँकि हम अग्नि जो होती है पानी से कमज़ोर होती है, उसके ऊपर तुमने पानी चढ़ा दिया, नीचे अग्नि है, तो वो एक वास्तु दोष है। इसके निवारण का मात्र एक जरिया ये है कि मान लीजिए आपकी मजबूरी है। अब जैसे बम्बई जैसे शहरों में तो बड़ी समस्या, छोटे छोटे जितने अन्य जगह पर कमरे होते हैं उतने में तो उनका पूरा सिस्टम होता है, तो छोटे छोटे होने के कारण उसमें क्या होता है कि उनके पास जगह का अभाव होता है, तो वो पानी की टंकी का वो रख दे और वो उसके रसोई में आ जाए और बेडरूम में आ जाए। तो उसके लिए एक उपाय ये है कि जितनी बड़ी पानी की टंकी है उतनी बड़ी तांबे के एक चद्दर जैसी, तांबे की चद्दर जैसी चद्दर ही लेकर के, जितनी बड़ी टंकी है तो उस टंकी को उठा के उसके नीचे चद्दर दबा दे और फिर इसके बाद नीचे यदि है तो आपका दोष निवारण इसलिए हो जाएगा क्योंकि पानी और अग्नि के बीच में तांबा आ गया। तांबा से क्या है कि इन दोनों के संयोग का मेल खत्म हो जाता है और ये दोष खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हम निवारण आसानी से कर सकते हैं। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर जो ये कोने कट जाएं तो क्या होगा, ये विषय मैं आज लेना चाहूँगा कि अगर जो हमारे ये कोने कट जाएं तब क्या तकलीफ़ होने वाली है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि एक हमने लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कोने कट गए तो ये क्या है कि एक तो हमारे यहाँ वायु है, वायु के साथ साथ चंद्रमा है। तो ये जो चंद्रमा से संबंध कटा अर्थात हमारे मन से संबंध कट गया। तो ये जो मन से हमारा संबंध कटा है इससे व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा। जो भी इसमें घर में रहेगा तो वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि इसका संबंध सीधे सीधे चंद्रमा से, और चंद्रमा का संबंध हमारे मन से होता है। तो डिप्रेशन एक मानसिक रोग है, इसको मानसिक रोग कहते हैं। तो ये जो मानसिक रोग है तो ये डिप्रेशन में व्यक्ति चला जाएगा। तो इसकी पूर्ति के लिए बस वही एक रास्ता रह गया है कि आप यहाँ से आप तार डालें 6.25 mm का, या फिर ऐसा तार डालें तो ये आपका पूरा यहाँ से एकदम ऐसा जा कर के आपका प्लॉट तैयार हो जाएगा। नहीं ऐसा डाल लो तो आप मतलब कम से कम तो यही है, मतलब छोटा तार डालना है इतना। जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई ज़्यादा है तो आप ऐसे, और जैसे चौड़ाई ज़्यादा तो आप इधर भी डाल सकते हैं, ऐसे से भी डाल सकते हैं। तो ऐसे से भी डाल देंगे, जैसे चौड़ाई इधर को कम है और इधर ज़्यादा है तो आप फिर इधर डाल दें तो कम तार लगेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे क्या है कि इनसे फिर तुम्हारा पूरा यहाँ पर ये वाले एक ये कोना बनेगा, फिर ये और ये कोना, फिर यहाँ से इतना आसानी से आपका प्लॉट एक चौकोर प्लॉट तैयार हो जाएगा। इससे तुम्हारा दोष का निवारण हो जाएगा। बनाएंगे पूरे में, लेकिन क्या है कि इससे जो हमारा प्लॉट है इसको आपने एक जगह हमारी सुनिश्चित की है कि हे वास्तु पुरुष आप यहाँ पर विराजमान हो, वो जो एक्स्ट्रा जगह है उसको छोड़ दो आप, तो फिर वे अपने आप को यहाँ पर सेट कर लेंगे। फिर आप कंस्ट्रक्शन में खूब बनाते रहो।
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस प्रकार से हम इससे, इस दोष से बच सकते हैं और बड़े आसानी से हम इससे। अब मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो है, जो कट गया है क्षेत्र, तो कटा तो ये इसी प्रकार से कटेगा, कटने का ऐसे ही बनेगा। अब मैं बढ़ने का बताता हूँ। बढ़ेगा दो प्रकार से। तो ये जो बढ़ेगा, तो मैं अब बढ़ने का बताता हूँ कि किस प्रकार से बढ़ेगा, उसका क्या प्रभाव होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ऐसे करके, ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे और ऐसे, ये आपका बना है, बढ़ा है वायु और पश्चिम। वायु पश्चिम कोना बढ़ गया। अब इसका क्या फल होगा, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो ये वायु पश्चिम बढ़ा है, तो इसमें क्या होगा कि व्यक्ति, चूंकि मन से संबंध एक्स्ट्रा हो गया, हमारे पास मन के लिए या चंद्रमा के लिए इतनी जगह थी, लेकिन ये एक्स्ट्रा हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए चंद्रमा की जगह ज़्यादा हो गई, हमारे मन का विस्तार हो गया। अब मन का विस्तार हो गया है, क्योंकि बुद्धि का नहीं हुआ है, तो मन का विस्तार होता है, तो व्यक्ति इसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है कि कोई काम करेगा, उसने कोई भी काम करने को चलेगा तो सोचेगा समझेगा कम और वो काम जल्दी कर देगा। तो इससे क्या है कि गलतियां होने की संभावना सबसे ज़्यादा ऐसे में हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्लॉट तुम्हारा इतना है, ठीक है, इस प्रकार से है प्लॉट। अब आपने क्या किया कि आपने डोर दे दिया, आपने मान लो ये, मैं बताऊं, ये ऐसे डोर दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से तुम्हारा डोर तो हो गया, लेकिन तुमने ऊपर टीन या फिर कुछ भी डाल करके ऐसे छप्पर जैसा लगा लिया, ताकि हम यहाँ पे खड़े हो जाएं, ठीक है, खड़े हो जाएं, कार खड़ी कर लें, साइकिल खड़ी कर लें, कुछ भी। तो चूंकि ये तुम्हारे घर से एकदम जुड़ा हुआ है, तो ये आपको वास्तु दोष, इसके बारे में मैं कई बार कह चुका हूँ, कोई बात नहीं, जितनी बार बात होगी आवश्यक मैं दोहराता ही रहूँगा। कोई ये नहीं सोचे कि ये बात बार बार कही जा रही, बार बार कही जा रही, उसकी आवश्यकता है इसलिए। तो जमीन पर इसका कोई संबंध नहीं, भले ही दो खंभे खड़े किए लोहे के, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर भी यदि बना दिया गया है, कोई घर के ऊपर बना देते हैं, तो सड़क है, ऊपर घर बनाया, छज्जा है, यदि छज्जा बिल्कुल बराबर पूरे घर में यदि 3 फुट लटकाया है सड़क पर, तो 3 फुट पूरा लटकेगा, तो उसमें वास्तु नहीं बिगड़ेगा। पता लगा कि तुमने छज्जा एक जगह 3 फुट लटकाया और एक जगह 6 फुट लटका दिया, तो आपका वास्तु बिगड़ जाएगा। तो ये जो लटक गया है, तो ये भी ओवर कॉन्फिडेंस देने का योग बनाएगा और आप गलती करेंगे, और गलती करने के बाद आपको नुकसान झेलना पड़ेगा ही, इसमें कोई विकल्प नहीं। इसका उपाय क्या है? उसका उपाय सिर्फ ये है कि यहाँ से यहाँ आप अगर जो छप्पर टीन टप्पर कुछ डाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आप तांबे के तार से उसके सीमा रेखा तय करेंगे। सीमा रेखा तय करने के बाद फिर इसके बाद आप अपना काम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। अब ये रहा, मैंने बताया आपको पश्चिम की तरफ बढ़ा हुआ। अब मैं बताना चाहूँगा, या फिर वो पश्चिम की तरफ ऐसे भी बढ़ाया जा सकता है, वो छोड़ो, जाने दो। अब मैं बताना चाहूँगा कि तुमने यदि ऐसे करके और ऐसे ऐसे ये बढ़ा लिया, ये ऐसे बढ़ा लिया, तो इससे क्या होने वाला है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अगर जो तुमने ये बढ़ाया, तो इसमें क्या होता है कि स्त्री जो होगी तुम्हारे घर में, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो करके और वो सबसे ज़्यादा गलतियां करेगी। तो ये जो होता है, इससे स्त्री अधिक ओवर कॉन्फिडेंस होती है, जिसको हम कह दें कि वायु और उत्तर की तरफ बढ़ा हुआ में स्त्री ओवर कॉन्फिडेंस होगी, और वायु और क्या कहते हैं पश्चिम कोना बढ़ने पर पुरुष अधिक ओवर कॉन्फिडेंस होगा। तो इसमें जो भी ओवर कॉन्फिडेंस होगा वो गलतियां जरूर करेगा, क्योंकि मन से संबंध बढ़ जाता है, इसलिए वो गलतियां करेगा, और गलतियां करके वो फिर
अपकीर्ति भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि गलती हुई, क्योंकि गलती का एक सीधा सिद्धांत ये होता है कि गलती हम करें, नुकसान मैं अपना करूं, लेकिन खिल्ली पड़ोसी जरूर उड़ाएंगे, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए उसमें गलतियां होने से, और मैंने ये भी बताया था आपको, जो ये कोना कट गया था ऐसे करके, तो इससे क्या है, माँ से भी संबंध कट जाता है, तो इससे माँ से भी संबंध बिगड़ने की आशंका होती है। बाकी ये होता है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको वायव्य कोने के बारे में मैंने आप सभी को जानकारी दी। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद। अब मैं अगला चैप्टर प्रारंभ करूंगा ब्रह्म स्थान के बारे में। तो ब्रह्म स्थान रह गया, चूँकि मैंने ईशान ले लिया है और अग्नि ले लिया है, नैऋत्य ले लिया, वायु का आदि कर दिया है। अब मेरा रह गया है ब्रह्म स्थान में। तो ब्रह्म स्थान में मुझे क्या क्या करना चाहिए, इसमें क्या विशेषता है, क्या सावधानियां हैं, किसका प्रतीक है, इस सभी विषयों को लेते हुए यहाँ से अगले एपिसोड में मैं उसकी जानकारी दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हो। नमस्कार, जय हिंद। तो ये इस प्रकार से जब कोना कटेगा तो ये भी दूसरे के आश्रित होने के हमें सूचना देगा। अब इससे क्या है, एक बात और बता दें, कभी कभी क्या होता है कि कोई जगह है और किसी व्यक्ति ने खरीद ली, और उस जगह का आकार कैसा है ये भी बता दें। ये ऐसे सीधी चली गई स्ट्रेट, और ये ऐसी चली गई, ये ऐसी आई, और ये ऐसी चली गई, ये इस प्रकार से है। अब ऐसी जगह है, अब इसमें कोई भी काम किया जाएगा तो आजकल के जो नए बिल्डर्स हैं वे क्या है कि उन लोगों को वास्तुशास्त्र का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है, और वे सोचते हैं कि साहब जो हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम अपनी पूरी अकलदारी लगा करके हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो वो आकार देगा, क्या करेगा कि यहाँ से अंदर बनाएगा, तो ये ऐसे पहले इतना छोड़ देगा। फैक्ट्रियों में प्राय करके चारों तरफ 2-2, 3-3 फुट छूटा होता है। ये है क्या है कि आसपास पूरा निकलने के लिए, और ये होता है तो ऐसे छोड़ देगा। और फिर यहाँ से जब कंस्ट्रक्शन करेगा तो वो बनाएगा किस प्रकार से, तो ये हटा देंगे, तो ये ऐसे कर देगा, फिर ये ऐसे करेगा, फिर ये ऐसे करेगा, फिर ये ऐसे करेगा, फिर ये ऐसे करेगा, फिर ऐसे जोड़ देगा जाके, और ये यहाँ पर ऐसे बना के तैयार कर देगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ भी क्लियर नहीं है वास्तु के हिसाब से। तो यहाँ बना तो दिया उसने, जबकि वास्तु में ऐसी कोई भी बिल्डिंग का कोई नक्शा नहीं होता है, और वास्तु कहता है कि ऐसी बिल्डिंग कभी बन नहीं सकती। अब इससे क्या होने वाला है कि इससे फैक्ट्री का जो मालिक है वो बर्बाद होगा, निश्चित होगा, क्योंकि इसमें कोना कोई ना घटा है, ना बढ़ा है, ना कटा है, ना छटा है, सब कुछ है, सारी अशुद्धियां हैं, कोई भी कोना परफेक्ट नहीं है। और दूसरी बात, बर्बाद होने के बाद वह कभी कमा नहीं सकेगा। पता लगा कि बिल्डर ने क्या कहा कि हम तुम्हें बढ़िया सी फैक्ट्री बना के दे रहे हैं, और बिल्डर ने बना के सच में तैयार कर भी दी, लेकिन अब क्या हुआ कि इसमें ऐसा वास्तु दोष लगा कि वो व्यक्ति कमा ही नहीं पा रहा, क्योंकि इसमें एक तो दूसरे के आश्रित रहने का योग तो दिखाई दे रहा, दूसरी बात ये हर एक जगह पर, जैसे कि ये देखा जाए तो ना ये प्लाट इतना परफेक्ट है, और ना ही ये इतना परफेक्ट है, ना ये इतना परफेक्ट है। कोई भी प्लाट इसमें 3-4 जितने भी बनाए जाए, एक भी परफेक्ट ना होने के कारण इसमें ऐसा दोष लगेगा कि वह फैक्ट्री का मालिक कभी भी कमा नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, शुरुआत में क्या 7 साल तक वो सोचेगा, वो देखेगा कि उसने अच्छी कमाई कर ली, और अच्छी कमाई करने के बाद 7 साल के बाद उसका ऐसा योग बन जाएगा कि वह बर्बाद ही हो जाएगा। और बाद में पता लगा कि फैक्ट्री भी पड़ी है और उसमें मशीनें जो थी वो भी खराब हो गई,
पड़े पड़े और उसमें कुछ हाथ नहीं लगा, और फैक्ट्री के अंदर घास उगाई है, फिर उसने बेचने का प्रयास किया तो बेची भी, तो जो भी आया वो भी बर्बाद हुआ, जो भी आया वो बर्बाद हुआ। अंत में उस फैक्ट्री से किसी की कमाई नहीं हुई, तो वो फैक्ट्री अंत में बंद भई, और बंद होने के बाद उसमें घास उग जाती है, और उसमें जो मजदूर लोग काम करते हैं 100-200 मजदूर भी काम करेंगे अगर जो फैक्ट्री चलेगी, चूँकि मालिक अकेले नहीं चला पाएगा। तो जो फैक्ट्री का मालिक जो उसमें मजदूर लगाएगा, तो जो या लगाए थे तो वे सब के सब घर बैठ गए और सब बेरोजगार हो गए। और क्यों हो गए? क्योंकि फैक्ट्री ही बंद हो गई। तो इसलिए ये सब बर्बादी के कारण है, इसलिए इसमें कभी भी ऐसा नक्शा नहीं बनाना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए उसको वही उपाय करना चाहिए, 6.25 mm का तांबे का तार लेना है, और यहाँ से ऐसे 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 करके तांबे के तार से इसको यहाँ से ब्लॉक कर देना है। और फिर इसके बाद ये जो है उसका प्लॉट ये बनेगा, और ये प्लॉट जब बनेगा तो इस पर जो भी कंस्ट्रक्शन होगा वो सब का सब लाभकारी होगा और कोई दोष नहीं होगा। इस प्रकार से 6 mm के किसी भी कोने के कटे हुए या बढ़े हुए का दोष निवारण के लिए हम 6.25 mm का तार डाल करके, और उसको हम उस दोष से हम बच सकते हैं 6.25 mm का तार डालने पर। तो अब मैं आगे बताना चाहूँगा कि जब 6.25 mm का तार पड़ जाएगा तो उससे सारा लाभ ही लाभ होगा। अब जैसे कि मैंने नैऋत्य के प्रवेश द्वार की कई एक दोष बताए। अगर जो मान लीजिए कि कोई स्कूल है या कोचिंग है, तो उसमें यदि नैऋत्य के प्रवेश द्वार से यदि बना है तो उसमें क्या दिक्कत आएगी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वही लड़के पढ़ने आएंगे जो कि सबसे ज़्यादा बिगड़ैल हैं, और जो कि वो कहीं भी जिनका प्रवेश नहीं दिया गया है वे ही यहाँ पर आकर के एडमिशन लेंगे। और चूँकि उसको भी नहीं कोई मिल पा रहा है विद्यालय को कोई स्टूडेंट, तो वे सोचते जैसे आए तैसे कम से कम नहीं तो हम अपना विद्यालय चलाने के लिए हमें अपना काम चलाना है, तो इसलिए आओ तुम ही सही। तो बेचारा फिर वो ऐसे लड़कों से भर्ती करके अपना विद्यालय चलाने का प्रयास करेगा। लेकिन ऐसी जगह पर बच्चों में, अभिभावकों में झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा होने के कारण ऐसी जगह लड़ाई झगड़ा भी और माने संघर्ष ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम नैऋत्य कोने में पानी की टंकी आदि से हम अपना बचाव करना चाहिए, क्योंकि इसमें दोष होते हैं। अब बचाव के साथ साथ अब मैं आपसे अंत में यही बताना चाहूँगा कि जो हमारा नैऋत्य के कोने का व्याख्यान था, संक्षेप में मैंने बताया, विस्तार से मैं और बताता रहूँगा, लेकिन अपनी पहले पूरी एक कोने की क्लास पूरी करते हुए फिर मैं बाद में जब पूरी चारों कोने और फिर ये ब्रह्म स्थान भी है, ब्रह्म स्थान को पूरा करने के बाद फिर मैं छोटे छोटे स्टेप में इनका और विस्तार से आप लोगों से बात करूँगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।